एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबके फैमिली मेम्बर्स अच्छे होंगे। आज बात करते हैं हम अपने चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सेशन 2022-23। तो इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हमेशा की तरह मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर इंटरेस्टिंग वे में आपका ख़त्म हो और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीनिंग से शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं, क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स या रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करना, कंज्यूमर को बचाना मार्केट में एक्सप्लॉइट होने से, उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? एक्सप्लॉयटेशन से। देखिए, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो कंज्यूमर एक किंग है मार्केट का, है ना, क्योंकि सभी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो कंज्यूमर की डिमांड्स को ध्यान में रखकर बनाती हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद आएगा, कंज्यूमर को कौन सी क्वालिटी अच्छी लगेगी, राइट। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो वहीं लेकिन वहीं कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती हैं। ना तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करती हैं, ना ही रीजनेबल रेट होता है, राइट। तो उन सब से कंज्यूमर को बचाने के लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने की क्या जरूरत है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर है कौन, किसको बोलते हैं कंज्यूमर? भाई कोई भी बंदा या बंदी जो सामान कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, चाहे वो कोई सामान हो चाहे वो कोई सर्विस हो, ठीक है। मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी खरीदा और पी लिया, तो मैं कौन हूँ? कंज्यूमर, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मैंने यूट्यूब पर लर्न विद रश्मि निकाला और उसकी वीडियो देखनी शुरू कर दी, ठीक है, तो मैं कौन हूँ? कंज्यूमर। तो हम कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को जब कंज्यूम करते हैं तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर अभी भी बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर की इग्नोरेंस को कम करने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। सेकेंड, अनऑर्गेनाइज कस्टमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है हमारे, जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारे कंज्यूमर्स बहुत ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना। बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है लोगों को या कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, हमें उन्हें एनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर या आपके साथ भी कभी हुआ होगा, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो जाता है कस्टमर्स के साथ, है ना। या तो चीटिंग होती है, मतलब आपने सामान कुछ और खरीदा, घर जाकर देखा निकला कुछ और, ऑनलाइन ऑर्डर किया, मंगाया था मोबाइल फोन, निकल आए पत्थर, है ना। तो ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बिजनेसमैन को क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अगर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। भाई आपको अगर अपना बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलाना है ना, तो आपको कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, कंज्यूमर को चीट करेंगे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि होल सोल अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या है? किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर को जो पसंद आएगा वही आपको बनाना होगा,
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर हम कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और कंज्यूमर की डिमांड्स का, रिक्वायरमेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बिजनेस आपका ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं। तो अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को बनाए रखने के लिए, अपने कंज्यूमर्स को बनाए रखने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सेकेंड, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। आप जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से यूज़ कर रहे हो? ऑब्वियसली सोसाइटी से। हम सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से हम रिसोर्सेज ले रहे हैं हम उन लोगों के फेवर में काम करें, हम उन लोगों के बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है। तो यहाँ पर भी बिजनेसमैन्स को ज़रूरत होती है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखें, ताकि जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के लिए वो आराम से उन रिसोर्सेज को यूज़ भी कर पाए, प्लस अपनी गुडविल मार्केट में अच्छी बना पाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सामाजिक उत्तरदायित्व आपका एक बन जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेसमैन की कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करें और रीजनेबल रेट पर दें सोसाइटी में। ठीक है। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बिजनेसमैन अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएं और उन्हें सही रेट पर प्रोवाइड करें। राइट। नेक्स्ट आ जाता है मोरल या एथिकल जस्टिफिकेशन। पहले के टाइम पर देखिए मोरल वैल्यूज को कोई नहीं समझता था, जो सामान बन गया मार्केट में वो सेल करना है। बट अगर आज के टाइम पर हम देखें तो कंज्यूमर भी हमारा एजुकेटेड है, उसे भी समझ है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बनाएंगे वो कुछ भी खरीद लेगा ना। तो मोरल या एथिकल जस्टिफिकेशन के लिए हमें अपना मोरल वैल्यूज को भी पूरा करना है, हमें एथिक्स को भी पूरा करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन सबको पूरा नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को ना बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं खरीदेगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी, और अगर आप मोरल वैल्यूज को पूरा नहीं करते हैं, सामान को अच्छा नहीं बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम माना जाता है, इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। तो इन सारी एक्टिविटीज से बचने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमें ऐसी ही चीज़ें बनानी है जो कंज्यूमर को पसंद आए और कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचाएं, उसके फायदे के लिए हो। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप कोई भी सामान ऐसा बनाते हैं जिससे सोसाइटी के लोगों पर बुरा असर पड़ेगा या उनकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होंगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, इंटरफेयर करेगी। और यहाँ पर अगर ऐसा कुछ मिलता है कि आप ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है, गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। ठीक है। या उस पर पेनल्टी लगा सकती है, आपकी इमेज को स्पॉइल कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर के लिए ना। तो कंज्यूमर अगर आपका खुश नहीं है, कंज्यूमर को अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बिजनेस कैसे रन करेंगे? तो हमें अपने कंज्यूमर को खुश रखना है, अपने कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए हमें सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। तो होलसेल, क्योंकि कंज्यूमर ही आपका भगवान है ना, ग्राहक ही भगवान है, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पर आनी चाहिए, वरना आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कि कंज्यूमर्स को बचाने की या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की, कि कंज्यूमर के पास कौन कौन सी राइट्स हैं। ठीक है। हम में से बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या राइट्स होती हैं या क्या किन किन राइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी। देखिए ये सारे जो हम कंज्यूमर राइट्स पढ़ रहे हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, ये एज पर द 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग है। पहले जो आपका एक्ट था वो था 1986, उसको आपको भूलना है। अब जो इसमें चेंजेस आए थे 2019, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कंज्यूमर राइट्स क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे 6 राइट्स हैं। फर्स्ट हो जाता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब हमें ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हम ऐसी चीज़ों को लेने से मना कर दें जिनकी वजह से हमारी लाइफ को या हमारी ज़िंदगी को कोई खतरा हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए आयरन लेने के लिए, प्रेस लेने के लिए। ठीक है। अब उस प्रेस का एक वायर निकला हुआ था,
आपने बोला कि नहीं भैया ये वाली आयरन नहीं चाहिए, हमें दूसरी वाली दिखाओ क्योंकि इसका वायर निकला हुआ है, करंट लग सकता है। अब वो शॉपकीपर आपसे बोलने लगा भाई वायर तो निकला हुआ है, थोड़ा सा बस घर जाके टाइट कर लेना, एक स्क्रू तो निकाल के टाइट करना, ले जाओ ना इसको। तो ठीक है, तो ऐसे वो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ऐसे लेके जाओ आप ये। ठीक है, हमारा राइट बनता है कि हम दूसरी आयरन निकालें और दूसरी प्रेस खरीद लें। ठीक है, तो ये होता है राइट टू सेफ्टी, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स। तो ये दुकानदार का भी राइट बनता है कि वो, दुकानदार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छी चीजें रखे अपनी दुकानों पर। फिर भी अगर कोई ऐसी डैमेज प्रोडक्ट है तो हमारा ये राइट बनता है कि हम उसे लेने से मना कर दें। ठीक है, सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट उस पर कुछ डिटेल्स दी होती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे ये बूंदी का पैकेट रखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसे जब टर्न करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, नेट वेट, डेट, यूज बाय, बैच नंबर, एमआरपी, यूनिट सेल प्राइस, और यहाँ पर इसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि प्रोटीन कितना है इसमें, या शुगर कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी है, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि किस किस से मिलकर ये बनी है। राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस लिए दी जाती है, क्योंकि हमारा राइट है ये जानना कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारी सेहत के लिए सही है, क्या वो हमारे लिए सही है, या जो चीज़ हमें चाहिए क्या वो सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट में है। तो ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट पर। ठीक है, ये हमारा राइट बनता है। और अगर कोई नहीं भी देता है तो आपका ये राइट है, आप पूछ सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के डेट के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, या उसके कोई कॉजन इफेक्ट हैं तो उसके बारे में। ये हमारा राइट बनता है, हम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इतने सारे पेन है, मैं शॉप पर गई पेन खरीदने के लिए, मैंने उससे बोला भैया ये वाला पेन दे दो, ब्लैक पेन मुझे चाहिए। उसने बोला नहीं मैडम आप ना ये वाला पेन ट्राई करो, इस वाले पेन से राइटिंग बड़ी अच्छी आती है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं यही वाला पेन चाहिए, आप यही वाला पेन दो। उसने बोला मैडम आप लेकर तो देखो। ठीक है, तो यहाँ मेरी मर्जी बनती है राइट टू चूज करने की कि मैं कौन सा पेन खरीदूँ, कौन सा सामान खरीदूँ। मुझे वो जबरदस्ती ये वाला पेन नहीं सेल कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू मेक चॉइस। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है दुकानदार जबरदस्ती हमें दे देगा कि भाई यही वाला प्रोडक्ट आप खरीदो। आप दुकान पर गए यूपी खरीदने और दुकान वाला आपको दे रहा है मैगी, कि भाई साहब मैगी लेकर जाओ, मैगी है मेरे पास, मैगी ले जाओ। अरे भाई खानी तो मुझे यूपी है, हम ये मैगी क्यों लेंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, सिलेक्ट द प्रोडक्ट, ये हमारा राइट है कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हो गया राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है सुनवाई होना। आपकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, मैं प्रेस लेके गई थी, उसका वायर निकला हुआ था, मैं वापस गई दुकान पर, मैंने बोला भाई इसका वायर निकला हुआ है, इसे चेंज करके दो। अब वो मेरी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। उसने बोला नहीं मैडम घर जाके आपने निकाला होगा, हमने तो सही दी थी यहाँ से। ठीक है, तो यह है राइट टू बी हर्ड, उसे हमारी सुनवाई करने का अधिकार है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी वजह से या मेरी कोई कंप्लेन है तो यहाँ शॉपकीपर का या कंपनी का ये राइट बनता है, कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी बातों को सुने। ठीक है, मेरी कंप्लेंट्स को सुने। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपना कंज्यूमर एक टोल फ्री नंबर देते हैं कंप्लेंट्स करने के लिए। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप वहां जाकर रजिस्टर करा सकते हैं या अपनी कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, राइट टू बी हर्ड, कि हमें सुना जाए, हमारी सुनवाई हो। अगर हमारी कोई कंप्लेन है तो उस पर रिएक्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब मैं प्रेस जो लेके गई थी जिसका वायर निकला हुआ था, मैंने उससे बोला भाई इसका वायर निकला हुआ है। ठीक, उसने बोला ठीक है मैडम मैं इस वायर को सही करके दे देता हूँ। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है अगर कोई भी प्रोडक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको नुकसान हुआ है तो उसके रिड्रेसल मतलब उसको ठीक करके देना। अब या तो वो वायर को ठीक करके देगा और अगर वो वायर ठीक नहीं होती तो मुझे नई प्रेस देगा। ठीक है, नई आयरन ला कर देगा। ठीक, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अगर कोई भी उसे कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका वो कंपनसेशन ले, उसके लिए क्लेम करे।
ठीक है, एक्सप्लॉइट ना हो, ये ना हो दुकानदार भगा रहा है कि नहीं नहीं भाई मेरी दुकान से नहीं खरीदा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये राइट होता है कंपनसेशन का, या तो वो वायर ठीक करके देगा, या फिर वो नई आयरन लेके देगा, या फिर वो ये भी नहीं कर सकता है तो हमें हमारे पैसे वापस करेगा, रिफंड करेगा, ठीक है। तो ये है राइट टू सीक रिड्रेसल। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपने टीवी पे बहुत सारे एड्स देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो के, वो यही है, इसी राइट के अंडर आता है। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर को ये बताना कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और किस राइट से वो कैसे अपना एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, कैसे वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं अपनी सुनवाई कराने के लिए, या कंप्लेन को लेकर कहाँ जा सकते हैं। ये होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अवेयर करना। ये हमारे पास एक राइट है। हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम कहाँ जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट टू सेफ्टी में क्या था। सेफ गुड्स खरीदना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा राइट है, हम खरीद सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी है। राइट टू मेक चॉइस, मेरी मर्जी, मैं जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, ठीक है। देन राइट टू बी हर्ड, अगर हमारी सुनवाई, हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सुनना पड़ेगा, किसको, यहाँ पर दुकानदार को या फिर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ हमारी बात सुननी पड़ेगी अगर किसी प्रोडक्ट से हमें कोई परेशानी हुई है तो। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन कंपनी हमें देगी या दुकानदार हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेस खराब थी तो उसे सही करके देगा, वरना नहीं देगा, और नहीं भी नहीं है उसके पास तो हमें हमारे पैसे वापस करेगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमें एजुकेट होने का पूरा हक है, अवेयर होने का पूरा हक है। हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम कहाँ जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे सारे राइट्स, कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं। अगर हम मार्केट में गए हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम सामान को सही तरीके से या सही सामान को खरीदें, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। फर्स्ट, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, हम अपनी राइट्स का यूज करें, अपने अधिकारों का यूज करें। अगर हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन करें, ठीक है। आंदोलन नहीं करना, कंप्लेन करना है, कंप्लेन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी राइट्स का, अपने अधिकारों का यूज करें। एक्सरसाइज का मतलब होता है उन्हें प्रैक्टिस में लेकर आए, यूज करें, ठीक है। जितनी भी हमारी राइट्स थी, 6 राइट्स अभी हमने आगे ऊपर पढ़ा था, उन राइट्स को हम उन राइट्स के लिए हम अपने अधिकारों का यूज भी करें, ठीक है। सेकंड होता है कॉशियस कंज्यूमर, हमें भी ना थोड़ा समझदार बन के मार्केट में जाना है। ऐसा नहीं है कि सेलर ने जो बोला हम वो ब्लाइंडली फॉलो करके आ गए, उसकी बातों पर अंधविश्वास करके आ गए हम, है ना। अंधा प्यार नहीं दिखाना यहाँ पर, ठीक है। तो सेलर की बातों पर हमें भरोसा नहीं करना है कि सेलर ने जो बोल दिया वो सही बोला होगा। हमारे पास अपनी भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपना भी पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, क्या वो सही रेट लगा रहा है, क्या वो सही क्वालिटी का सामान आपको दे रहा है, क्या वो सही क्वांटिटी में आपको सामान दे रहा है, प्राइस उसने सही लगाया। ये सारी चीज़ें हमें भी देखनी है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अगर सच में कोई प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, कोई ऐसा नहीं है कि फालतू में आप भी बस टाइम पास करने के लिए पहुंच गए कंज्यूमर फोरम में कि भाई मेरी कंप्लेन लिख लो ना। तो जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है, अगर जेन्युइन हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए हमें कंप्लेन फाइल करनी होगी, हम वो कंप्लेन भी करें। कभी कभी होता है हम लोग भी छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो, जो हो गया ठीक है, हो गया ना, दूसरा खरीद लेंगे ना। तो ऐसे एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। हमें, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम थी, हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसके खिलाफ हमें कंप्लेन भी करनी है, ठीक है। देन कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, हमें खुद से भी ना क्वालिटी कॉन्शियस चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। क्वालिटी वाली सामान खरीदें, एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी स्टैंडर्ड वाला अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमारे लिए भी वो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम दूसरों को बढ़ावा नहीं देंगे कि वो चीप क्वालिटी का सामान बनाए। अगर हम ही खराब क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं तो प्रोड्यूसर बनाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ हमें भी क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कि हम अच्छी ही क्वालिटी वाला सामान खरीदेंगे।
देन डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। ऐसा नहीं है एडवर्टीजमेंट में आपने देखा सामान और भाग के पहुंच गए खरीदने के लिए, है ना। एडवर्टीजमेंट पे भी हमें यहाँ जैसे अंधविश्वास यहाँ नहीं, सेलर के ऊपर नहीं करना था, वैसे हमें एडवर्टीजमेंट पर भी नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि किसी एडवर्टीजमेंट में आपको कोई सामान दिखाया गया था और उसमें कुछ क्वालिटीज बताई गई थी और बाद में आपने उसे यूज किया, उसमें वो क्वालिटीज नहीं थी या वो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, तो आप उसके अगेंस्ट में ना कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं एक हाई फाई केस, एक पॉपुलर केस आपको बता रही हूँ, इसका रेड बुल का। रेड बुल जो आपका एड आता है उसमें आता था ना, गिव्स यू विंग्स, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब आपको विंग्स देती है ना। आपको पता है कि इसके ऊपर केस हो चुका है, एक बंदे ने केस किया था, आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसने काफ़ी टाइम से रेड बुल को पिया था और उसके बाद भी विंग्स नहीं आए, तो एक क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताया था कि गिव्स यू विंग्स, विंग्स देती है, उसने उसके ऊपर कंपनी के ऊपर केस कर दिया था कि मैं इतने टाइम से रेड बुल पी रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे विंग्स नहीं आए। और आपको पता है कंपनी ने उसको पेनल्टी दी, उसको हर्जाना भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भी ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट में जो लिखा था हम उस पर भरोसा करके हम सामान तो खरीद के ले आए हैं, और अगर उसमें वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं या वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो आप चुपचाप बैठ जाओ, आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को हम लोग सब लोग छोड़ देते हैं। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं ना तो उसका बिल ज़रूर लेकर आएँ, वो होता है कैश मेमो, उसका बिल लेना, ठीक है। क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है, कंप्लेन करनी है, तो ये आपका प्रूफ की तरह काम करता है, इसके बिना आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते। तो जब भी हम कोई भी सामान खरीदें हमें दुकानदार को इंसिस्ट करना होगा कि वो हमें कैश मेमो दे, बिल बना कर दे। नेक्स्ट होता है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, यूथ की जिम्मेदारी बनती है कि वो कंज्यूमर्स को अवेयर करे, उसे अवेयर करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं। नेक्स्ट आता है डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। अगर हम सामान अच्छे से खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे, हम किसी को करप्शन नहीं करने देंगे तो करप्शन कैसे बढ़ेगा ना। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। भ्रष्टाचार को रोकना, अगर हम किसी को आगे पैसे नहीं दे रहे हैं अपना काम कराने के लिए, ठीक है, तो सामने वाला बंदा कैसे मांग लेगा अगर हम देंगे ही नहीं तो, राइट। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है सामान की, है ना। जो प्याज 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आराम से मिल जाती है, उसी का रेट 120 रुपए किलो तक पहुंच जाता है, 100 रुपए 120 रुपए किलो। वो किसकी वजह से होता है? यही ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। तो अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें तो मार्केट में ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं कि किसी भी सामान की शॉर्टेज हो जाए। वो दूसरी बात है कि पैंडेमिक की वजह से हो जाए तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज ये जो जानबूझकर जो किया जाता है ना वो चीज़ें रुक सकती हैं, उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम डिस्करेज कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम मार्केट में जाएं हम पहले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं कि कौन सा सामान किस रेट का मिलता है कि या किस क्वालिटी का मिलेगा, और हमारे पास जो जो अधिकार हैं हम उनका यूज़ करें, ठीक है। ऐसे ही ब्लाइंडली फेथ ना करें सेलर के ऊपर या एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अगर हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ मिसिंग है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ मार्क्स की जिन्हें देखकर हम क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इन मार्क्स का सामान खरीदते हैं तो क्वालिटी अच्छी मानी जाती है या ये अप्रूव्ड होते हैं। तो जब भी हम सामान खरीदें हम इन मार्क्स का यूज़ करें, इन्हीं मार्क्स का सामान खरीदें, इन्हीं सिंबल्स का सामान खरीदें हम, ठीक है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं तो आप ISI मार्क देख सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने हैं तो एग मार्क का ध्यान रखें। अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है गोल्ड की तो हॉल मार्क या फिर BIS मार्क का ध्यान रखें। अगर हमें वूल का कोई सामान खरीदना है, वूल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो हम वूल मार्क का ध्यान रखें। अगर इको फ्रेंडली हमें सामान खरीदना है तो इको मार्क का ध्यान रखें। एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हमें प्रोडक्ट लेने हैं तो हमें इको मार्क ध्यान रखना है। तो जब हम इन मार्क्स का ही सामान खरीदेंगे तो क्वालिटी कॉन्शियस हम अपने आप बन जाएंगे, है ना। तो हमें भी क्वालिटी कॉन्शियस होना है कि हम जब भी मार्केट में जाएंगे सामान खरीदने हम इन मार्क्स का ध्यान रखें कि हम सामान क्वालिटी वाला ही खरीद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
कि अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जहां हम जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में इनेक्ट में आया था। इनेक्टमेंट में फोर्स में स्टार्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था जनवरी 1 1987 में। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे 2019, तो हमें इस एक्ट के बारे में पढ़ना है, इन पुराने एक्ट को भूल जाना है। ठीक है, तो 2019 वाली आपकी बुक में जब 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट होगा उसी के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यही सिलेबस में आएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। इसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं कि कंज्यूमर्स की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंज्यूमर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सेफ गार्ड, कंज्यूमर कहाँ जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, कैसे सेफ हो सकता है, जिसके लिए 3 टायर की रिड्रेसल एजेंसीज हैं, 3 टायर की रिड्रेसल एजेंसीज बताई गई हैं। ठीक है, अब उन्हीं 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकेंड है स्टेट कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन। ठीक है, ये 3 है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, कैसे बना है ये, कैसे बनता है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, बाकी 2 और मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक का वुमेन होना ज़रूरी है। मतलब टोटल 3 मेंबर्स हो गए, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स होंगे, इनमें से एक वुमेन रहेगी। ठीक है, स्टेट कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 4 बंदों से कम नहीं होंगे, नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स और होंगे, जिनमें से वुमेन होगी। ठीक, नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 बंदे, ज़्यादा हो सकते हैं बट कम से कम 4 बंदे और होंगे, इनमें से एक वुमेन होगी। तो रेशियो याद रखना 2-4-4। ठीक है, 2-4-4, या इसको मैं काट दूं, काटिए मत, मैथ्स वाला रूल नहीं फॉलो करेंगे, यही याद रखना, वरना आप काटने वाला याद रखेंगे। 2-4-4। ठीक है, 2 अदर मेंबर, 4 अदर मेंबर, 4 अदर मेंबर, यहाँ नॉट लेस देन 4, यहाँ एटलीस्ट 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ जो प्रेसिडेंट बनता है वो कैसे बनता है, कौन बनेगा यहाँ प्रेसिडेंट। इनमें जो हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट कौन होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो ये जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है, या वो चाहे वो रिटायर हो चुका हो, चाहे वो वर्किंग हो। स्टेट कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट कमीशन में वर्किंग या रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, यहाँ हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा। और अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो यहाँ पर वर्किंग या रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है। रिकमेंडेशन किसका होता है, सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, स्टेट कमीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और रिकमेंडेशन दिया जाता है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है, इससे डिस्कस करने के बाद अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नेशनल कमीशन की बात करूं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किससे डिस्कस करती है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, वहाँ का भी जो सुप्रीम जज होगा वो, उससे डिस्कस करने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कौन अपॉइंट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ भी कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर किससे डिस्कस किया, सिलेक्शन कमेटी से। यहाँ पर डिस्कस किससे किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। यहाँ पर किससे डिस्कस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पर जो ज्यूरिडिक्शन प्रोसेस है
वो क्या है, यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 करोड़ तक की वैल्यू के सामान के लिए अगर आपको केस फाइल करना है तो कहाँ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक का सामान की अगर आपकी कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कोई केस फाइल करना है, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अगर आपका लॉस है तो आप केस कहाँ फाइल करेंगे, फिर स्टेट कमीशन में। 10 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है तो केस कहाँ फाइल करेंगे आप, नेशनल कमीशन में। ठीक है, क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं अपील की, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो नेक्स्ट अपील आप कर सकते हैं 45 दिनों के अंदर अंदर। कहाँ करेंगे आप ये, स्टेट कमीशन में। ठीक है, अगर स्टेट कमीशन के फैसले से आप खुश नहीं थे, आपको अपील करनी है, तो फिर से 45 डेज 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन से भी अगर आप खुश नहीं हैं, इसके फैसले से आप खुश नहीं थे, तो 45 दिन और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपील करने के लिए। ये अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये लास्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला फिर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये थे हमारे अपील करने के की जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, या अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स जो हैं, कि अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आता है, आप अपील करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इस बहाने हमने इनके डिफरेंसेस भी देख लिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से पढ़िए इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसमें, या एनजीओज का क्या रोल है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया में एटलीस्ट कम से कम अराउंड 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। कितनी है, कम से कम 500 अराउंड है, 500 के करीब है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर हैं, जैसे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, सिटीजन एक्शन ग्रुप ये भी मुंबई में है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ये अहमदाबाद में है, और फिर है हमारा कॉमन कॉज, ये आपकी न्यू दिल्ली में है, कंज्यूमर यूनाइटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ये कुछ पॉपुलर ग्रुप्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इनका मेन जो हम बोल सकते हैं रोल, वो क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का। फर्स्ट आ गया आपका एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स, लोगों को एजुकेट करना उनकी राइट्स के बारे में, कि उनकी राइट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे ये अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ये बताते रहते हैं कि कंज्यूमर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, देन पब्लिशिंग पीरियडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज। पीरियडिकल्स मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुकलेट्स, ये उनमें प्रिंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोग अवेयर होते रहें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर लगता है कि हाँ किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो ये अपने लेवल पर उसकी टेस्टिंग भी करवाते हैं, अपने लेवल पर चेक करते हैं कि क्या वो जो प्रोडक्ट है वो वाकई में सही है, या फिर उसकी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सही हैं। ठीक है, देन एनकरेज कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई गलत होता है, कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो आप प्रोटेस्ट करिए, आप लड़िए, उसके लिए एनकरेज करता है। ठीक है, कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट्स भी फाइल करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प कैसे करते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के जो भी केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व कराने में। ठीक है, मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो क्वालिटी मार्क्स गुड्स के लिए बोलें, क्वालिटी मार्क्स गुड्स के लिए कॉन्शियस हों, वही सामान खरीदें। ठीक है, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये कुछ रोल्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। अब या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको नहीं बोला जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है वो हमने शुरू में देख लिया कि कोई भी पर्सन जो किसी सामान को या सर्विस को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर किसको नहीं बोलेंगे, हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, जिसने रीसेल करने के लिए सामान खरीदा है। जैसे ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो सामान लेकर आया, उसे आगे बेचना है, तो ये वो कंज्यूमर नहीं होगा क्योंकि वो तो सेलर बन गया।
हु यूजेस द गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर, जो बायर की अप्रूवल के बिना सामान लेकर गया है और उसे यूज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में गाड़ी खड़ी थी और पड़ोसी आए, गाड़ी लेकर चले गए घूमने के लिए, ठीक है। अब गाड़ी टैंक गर्म था, किसी वजह से उसमें आग लग गई, ठीक है। तो वहां पर आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने मेरा अप्रूवल लिया ही नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं गाड़ी ले जाने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर हम उसे नहीं मानेंगे। जो आपका सामान लेकर गया है, जो सामान को यूज करता है विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर, बायर की अप्रूवल के बिना, ठीक है। हु अवेज सर्विस विदाउट अप्रूवल ऑफ हायर, अब यहाँ भी सेम है। मैं घर पर थी नहीं, मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, उन्होंने एसी ऑन किया और बैठ गए वहाँ पे। जैसे ही एसी ऑन किया वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ उसे भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने आपकी सर्विस यूज की है बिना द अप्रूवल ऑफ, विदाउट अप्रूवल ऑफ हायर। जिसकी सर्विस थी उसके परमिशन के बिना, जिसकी सर्विस थी उसकी मर्जी के बिना अगर आपने सर्विस यूज की तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। जिसका सामान था उसकी मर्जी के बिना अगर आपने उसका सामान यूज किया तो भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। तो ये अप्रूवल जरूरी है बायर का या फिर हायर का, अगर आप उसका सामान या सर्विस यूज करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। अब केस कौन कौन फाइल कर सकता है या कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है उसके लिए बात कर लेते हैं। पहले कोई भी कंज्यूमर, अगर कोई भी कंज्यूमर है तो वो केस फाइल कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कोई भी कंज्यूमर ग्रुप है जो रजिस्टर्ड है, कंज्यूमर सोसाइटी है, वो कंप्लेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये कंप्लेन कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर, एक या ज्यादा कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस, बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ पर कोई भी एक या उससे ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी, अभी हमने बाहर ही निकले थे गाड़ी खरीद के शोरूम से, और रोड पर जैसी गाड़ी आई, गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, ठीक है। बड़ी मुश्किल से हम 2 लोग बच पाए, बाकी लोगों को चोटें आ गई, चोट लग गई उनको, ठीक। तो यहाँ पर उन लोगों के बिहाफ पर जिनको चोट लगी, उन लोगों के बिहाफ पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर कोई भी एक या ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। देन अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर, अब बाई चांस किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से या उसके हार्मफुल इफेक्ट से, तो उसका जो लीगल हायर है, जो उसका लीगल वारिस है, वो या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं उससे जिसकी डेथ हो गई है उसके बिहाफ पर, ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सारी चीजें देखी कि कंज्यूमर कौन है, फिर कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज। यहाँ पर फिर हमने देखा कि हु आर नॉट कंसीडर, कंज्यूमर किसको नहीं माना जाएगा या कौन कौन केस फाइल कर सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में। आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक ये चीज याद रखिए, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में आप कोई ना शॉर्ट नोट बनाते रहिए। उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, हमें ज़्यादा टाइम तक वो याद रहती हैं चीज़ें। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी थी, मार्केट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड थी, तो इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताइए कि आपको कौन से एग्जाम्पल अच्छा लगा वीडियो में, ताकि हम इंस्पायर होके आगे ऐसे ही एग्जाम्पल्स और लेकर आए आपके लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में चैप्टर को समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिए।